नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के पिछले वर्षों में पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, अगर आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखे रहते हैं या जो टॉपिक्स दिए रहते हैं उनको आप एक नोटबुक में नोट करते रहें। ठीक है, तो आपका जो है एक कलेक्शन तैयार हो जाएगा जो यूपीएससी ने पिछले वर्षों में पूछे हैं जो टॉपिक्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उन टॉपिक्स को आप जैसे गूगल करेंगे या विकीपीडिया पे आप चेक करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और यूपीएससी कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को रिपीट करता रहता है हर साल। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अब इसी टॉपिक से जैसे क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो अगली बार जब यूपीएससी कोई क्वेश्चन बनाएगा तो उसी से कोई दूसरे तरीके का क्वेश्चन एक नए रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को या जो कीवर्ड्स लिखे रहते हैं, जैसे क्योटो संधि यहाँ लिखा है, ओजोन परत लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, इनको सबको आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से सही कथन है। तो पहला है कि क्योटो संधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। तीसरा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखो, जो पहला स्टेटमेंट है क्योटो संधि वर्ष 2005 में लागू हुई है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो क्योटो संधि जो है उसको अपनाया गया था 1997 में। ठीक है, स्वीकार किया गया था, लेकिन उसको लागू किया गया था 2005 से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्योटो जो प्रोटोकॉल लागू किया गया था वो किस लिए लाया गया था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को रोकने के लिए, कम करने के लिए लाया गया था, ना कि ओजोन परत की क्षीणता से। ओजोन परत की जो क्षीणता को कम करने के लिए लाया गया था एक दूसरा प्रोटोकॉल जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। तो दूसरा गलत है। तीसरा यहाँ पे मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना आई कैसे। पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर G8 शिखर वार्ता, हेलीजेंडॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये भी जो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना है ये भी क्योटो प्रोटोकॉल से ही आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो कार्बन क्रेडिट आप नोट कर लेना, उसको सर्च कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए और पूछा गया कौन से सही है। तो पहला है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो पहले स्टेटमेंट ने लिखा है केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हॉटस्पॉट जो है केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, शीतोष्ण में भी है, मतलब उपोष्ण कटिबंध में भी हॉटस्पॉट हैं। तो पहला गलत हो जाता है। लिखा है भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप में, तो पश्चिमी हिमालय में नहीं है। ठीक है, जैव विविधता क्षेत्र, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है ना, तो 1 और नहीं 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दिए गए 3 कथन और पूछा गया कौन सा सही है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, यानी कानून बनाकर राष्ट्रीय उद्यान की जो है सीमा रेखा वो निर्धारित की जाती है, क्षेत्र वगैरह। तो ये तो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 उसके द्वारा ये तय किया गया है। ठीक है, तो उसकी सीमा रेखा एक कानून के द्वारा ही, मतलब राज्य जो है वो तय करता है, विधान से परिभाषित होती है उसकी सीमा रेखा। दूसरा है, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात एवं प्राणी जाति की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। ठीक है, तो आरक्षित जैव क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व वो पारितंत्र के संरक्षण से संबंधित हैं और आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण से उनका संबंध है, जबकि यहाँ लिखा है कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण से, तो जीवों से संबंधित कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण से नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाता है। इसके बाद है, वन्यजीव अभयारण्य में सीमित जैव हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो सीमित तो होगी, असीमित तो नहीं होगी। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कालिक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जलवाष्प।
पूछा गया उपयुक्त में से कौन से वातावरण तापन में योगदान करता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा, मतलब ज़्यादातर ऐसा देखा गया, हमेशा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ही सही होते हैं। क्योंकि परिवेशी वातावरण में, जैसे यहाँ पूछा गया, परिवेशी वातावरण में पाए जाने वाले जो ये तत्व पाए जाते हैं, मतलब ये कालिक है, सल्फर है, हेक्साफ्लोराइड है या जलवाष्प है, तो वातावरण तापन में योगदान करते हैं। तो अब मान लो क्वेश्चन पेपर बन गया और कल को कोई एक रिसर्च आ गई सामने, तो ये कहाँ से कौन पता करेगा कि उससे उसका योगदान करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि सारे ही सही होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी तीनों ही होंगे। अगला है कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, फिर से पूछा गया यहाँ पे, तो 4 कथन दिए गए, बताना है आपको। पहला है कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से संपुष्ट की गई थी, तो ये तो सही है, जबकि पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं, यानी गलत वाला बताना है आपको। दूसरा है कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, जबकि गलत बताना है आपको। अगला है कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, तो ये बात भी सही है। अगला है कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो जो डी वाला है यही गलत है और यही इसका आंसर है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय यूनेप यानी जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसके द्वारा नहीं किया जाता है। इसकी संकल्पना लाई गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। तो क्यों नहीं रहती? क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना कौन सा सही है। क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बाह्य समताप मंडल में नहीं जा पाती, क्योंकि CO2 जो है वो वायु से भारी है गैस। ठीक है, अगला है, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो सोख लेते हैं, समुद्र तो सोख लेते हैं CO2 को, तो ये बात तो सही है। अगला है, अध्रुवीय बर्फ क्षत्रक यानी जो आइस कैप होते हैं, पोलर आइस कैप, वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो पहला है, विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। दूसरा है, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, या फिर ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति वाला ये तो होगा नहीं। चौथा है, वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि। ठीक है, तो ओजोन क्षेत्र जो बन रहे हैं वो इसका इस टेम्परेचर से तो उसका संबंध होगा नहीं, तो इन 2 में से हमें देखना है। तो ऊपर है विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति और नीचे है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति, तो यही बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो ओजोन छिद्र बनने का जो चिंता का विषय है वो क्यों बनते हैं? क्योंकि ध्रुवीय वाताग्र और जो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण। तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है वो एसिड होता है, कौन सा? HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस बनती है, जो कि ओजोन छिद्र के बनने का कारण बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। तो निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? भितरकनिका, चांदीपुर ऑन-सी, गोपालपुर ऑन-सी या फिर सिमलीपाल? तो 2 नदियां हैं, एक का स्रोत झारखंड में है और दूसरी जो है उड़ीसा में है। ठीक है, और एक जगह पर दोनों आकर मिलती हैं, तो वो कौन सी जगह है? तो वो जगह है भितरकनिका। ठीक है, और इन नदियों के नाम क्या हैं? एक नदी है इसमें वैतरणी नदी, ठीक है, जो कि उड़ीसा से निकलती है।
और दूसरी नदी है ब्राह्मणी नदी, ठीक है, जो झारखंड से और एक जगह पे आके मिल जाती है, उसी का नाम है भितरकनिका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यानी हिमालय पर्वत प्रदेश में इतनी जाति विविधता क्यों है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। अगला है, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। फिर है, इस क्षेत्र में विदेशी तथा अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई हैं। इसके बाद है, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। यहाँ बहुत प्रकार के जीव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आप जीव भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है जी। तो ये 10 क्वेश्चन थे। कैसा रहा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।